मूलतः जमानत के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें इस जजमेंट इसके निर्देशों के स्टार्ट करने से पहले मैं जजमेंट की पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस केस में सत्येंद्र अंतिल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। एक्यूज था, उसके विरुद्ध एक चार्जशीट दाखिल की गई जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया और अभियुक्त को समन से तलब किया गया। किंतु अभियुक्त समन से भी जब उपस्थित नहीं आया तब बेलेबल वारंट इशू किया और बेलेबल वारंट के बाद भी नहीं आया तब अभियुक्त को NBW नॉन बेलेबल वारंट से तलब किया। जैसे ही नॉन बेलेबल वारंट से एक्यूज को तलब किया गया, एप्रीहेंडिंग इज अरेस्ट, मतलब उसको अपना गिरफ्तारी का भय लग गया, उसने माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल दाखिल की और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल इस आधार पर खारिज करी कि उसने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने एक भी बार उपस्थिति नहीं दी। The best and the contradicting facts of this case are that he accused Satyendra Antil always cooperated with investigating agency during entire investigation, and second, he was not arrested by investigating agency during investigation. तो जब ये इस आदेश के विरुद्ध सत्येंद्र अंतिल ने SLP अर्थात विशेष अनुमति याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की, तो उच्चतम न्यायालय के सामने भी ये दो परिस्थिति आई कि एक्यूज को कभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट नहीं किया गया और एक्यूज ने संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑपरेट किया। प्लीज आप लोग म्यूट रखिए, आप लोगों की आवाजें आ रही है, म्यूट। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऑफेंस को 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ए कैटेगरी ऑफेंस मींस ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years or less. Second, offense is punishable with death, imprisonment of life or more than 7 years. Thirdly, offense is punishable under special acts like Prevention of Money Laundering Act, Narcotic Drugs, Psychotropic Substances Act, Unlawful Activities Act. And fourthly, economic offenses which are not covered under Special Act. इन चारों कैटेगरीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट गाइडेंस दी है। अब मैं उसके संबंध में आपको बताना चाहूंगी। कैटेगरी ए, इट मींस ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 7 years of imprisonment. उसमें ये लिखा है as soon as चार्जशीट इज फाइल्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी और आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, फर्स्टली एक्यूज को बुलाने के लिए अपन सेक्शन 87 CRPC की पालना करेंगे, अर्थात पहले एक्यूज को हम समन से बुलाएंगे, समन से उपस्थित नहीं होता तो NBW बेलेबल वारंट से बुलाएंगे, बेलेबल वारंट के बाद नॉन बेलेबल वारंट। लेकिन बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ नॉन बेलेबल वारंट यदि एक्यूज या उसके प्लीडर ने कोर्ट के समक्ष NBW को कन्वर्ट कराने के लिए एप्लीकेशन लगा दी, तब भी नीदर प्रोसिक्यूटर नॉर कोर्ट, मतलब दोनों के लिए यह है कि एक्यूज की पर्सनल अपीयरेंस के लिए इंसिस्ट नहीं करेगा और प्रोविजंस के हिसाब से उसमें कार्रवाई करेगा और फिर कोर्ट को बेल एप्लीकेशन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस डिसाइड करनी है। कैटेगरी बी और डी, कैटेगरी बी में वो आते हैं जो 7 साल से अधिक से दंडनीय अपराध है, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और कैटेगरी डी में इकोनॉमिक ऑफेंसेस आते हैं। उनके लिए कोर्ट ने लिखा है बेल एप्लीकेशन decided on the merits of the case and on the basis of the provisions contained in the enactments. कैटेगरी सी जिसमें स्पेशल एक्ट्स आते हैं, उसके लिए जो स्पेशल एक्ट्स में बेल के संबंध में प्रोविजन है उसके आधार पर कोर्ट बेल निर्धारित करेगी। अब मेनली ये जजमेंट सेक्शन 41A CRPC के से डील करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्ड यूज किया है, इस संज्ञेय अपराधों के लिए गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं, इसे आवश्यक होना चाहिए। यहाँ पे अनिवार्य और आवश्यक में उन्होंने भेद बताया है। आवश्यक गिरफ्तारी क्या होती है वो उन्होंने डिफाइन किया है। आवश्यक गिरफ्तारी भविष्य में किसी भी अपराध को रोकने के लिए उचित जांच और सबूत के गायब करने,
या सबूत के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए की जाती है। द्वितीयतः, ऐसे व्यक्ति को तथ्यों या सबूतों के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति का कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ताकि उसके तथ्य न्यायालय या पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके। गिरफ्तारी आवश्यक कब हो सकती है? यह है कि जब न्यायालय के समक्ष उसकी गिरफ्तारी के अलावा और कोई वे नहीं है जिससे वो आ सके, तब उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। जैसे इन तीनों शर्तों का पालना करना ये न्यायालय का दायित्व बताया और प्रोसिक्यूटर्स के लिए भी बताया कि जैसे ही उनके सामने समीक्षा रिपोर्ट आए या रिमांड के टाइम है, तो ये उनकी बाइंडिंग ड्यूटी है कि वो केस डायरी में देखे कि यदि 7 इयर्स या 7 इयर्स से लेस देन पनिशेबल है, तो उसमें आईओ के द्वारा 41 सीआरपीसी की मैंडेटरी पालना की गई हो, और केवल मेयर फॉर्मेलिटी से खाली चेकलिस्ट अटैच करना 41 सीआरपीसी की पालना करना नहीं होता। इस जजमेंट में क्लियर मैंडेट है कि 41 सीआरपीसी का नोटिस आईओ को एक्यूज को 2 वीक्स बिफोर देना है, और 2 वीक्स के अंदर यदि उसके 2 वीक्स के में और वो नोटिस की उपस्थिति में उपस्थित आ जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करता है, देन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट द एक्यूज्ड। उसमें किसी भी नहीं, और ऐसे नहीं कि आज अरेस्ट करना है, कल नोटिस दे दिया। ये 41 सीआरपीसी की पालना नहीं है। ये चीज आपको स्पेसिफिकली नहीं, खाली चेकलिस्ट लगाना या उसमें लिख देना कि हाँ ये गवाहों से छेड़छाड़ करेगा, ये अन्य कोई चीज करेगा, इसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना, ये नहीं एक्चुअली। और यदि आईओ सहयोग नहीं करता या आईओ ये 41 सीआरपीसी की पालना नहीं करता, तो ये आपके ऊपर दायित्व है कि आप अपने उच्च अधिकारियों को बताएं, जिससे वो एसपी को बताएं, और चालान पेश करते वक्त भी 41 सीआरपीसी की स्पेसिफिकली पालना जरूरी है। सेकंड पॉइंट आया है कि जैसे कई बार केसेस में होता है, एक्यूज की एंटिसिपेटरी बेल हो जाती है, उसके बाद जब चार्जशीट फाइल होती है तब भी रेगुलर जमानत का आवेदन होता है और कोर्ट को देता है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में स्पेसिफिकली लिखा है कि 170 सीआरपीसी और सिद्धार्थ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें लिखा है यदि किसी की एंटिसिपेटरी बेल हो चुकी है उसकी तो उसमें रेगुलर जमानत का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसके लिए और प्रोविजंस दिए हैं, सेक्शन 88, 170, 204 एंड 209 सीआरपीसी। इसमें लिखा है ये धाराएं मुकदमे के विभिन्न चरणों से संबंधित है, जिनके आधार पर मजिस्ट्रेट आरोपी की रिहाई पर फैसला कर सकता है। और धारा 88 में मियर बॉन्ड पे भी एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट छोड़ सकता है, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। और निर्देश जो इसमें मेनली दिए गए हैं कि सेक्शन 309 सीआरपीसी की अक्षरशः पालना की जाए। विटनेसेस का अननेसेसरी डेफरमेंट नहीं होना चाहिए कि कि आज विटनेस कोर्ट में आ गया को कोई बहुत लेम एक्सक्यूजेस के आधार पर डेफर नहीं किया जाना चाहिए। 309 की स्ट्रिक्टली पालना होनी चाहिए। 41 सीआरपीसी की, देन 88, 170, 204, 209 के लिए सेपरेट जमानत आवेदन की आवश्यकता नहीं है। और जहां जमानत एक्यूज दे सकता है तो वहां पे ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को बताएं कि स्ट्रिंजेंट जमानती मतलब कि ये फोर्स नहीं करे। जहां स्पेशली जैसे पीटा एक्ट के केसेस में बाहर के एक्यूज होते हैं और जहां बाहर के एक्यूज होते हैं वहां पे लोकल जमानती के लिए इंसिस्ट नहीं करें, वो खाली नॉर्मल यदि जमानत देने को तैयार है और इट इज अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट ऑल्सो, लेकिन 440 की पालना भी आपको इंश्योर करनी है। और कोई भी बेल एप्लीकेशन का निर्धारण विद इन 2 वीक्स एंड फॉर एडीपीज इफ एंटिसिपेटरी बेल विद इन 6 वीक्स इसका निर्धारण करना चाहिए। मोर ओवर आपको जो सर्कुलर दिया है उसमें ये लिखा है कि केस डायरी समय पे आनी चाहिए, जैसे ही केस डायरी उपलब्ध कराने में डिले नहीं करनी चाहिए। और जमानत के आगे बेसिक जमानत और क्या लिखा है, और 436 सीआरपीसी जहां पे एक्यूज्ड ने
मैक्सिमम सजा की आधी सजा कस्टडी में काट दी है, तो वहां पे आप कंसर्निंग ऑफिसर को बताएंगे कि 436A CRPC, तो उसको स्वयं के मुचल के बॉन्ड पे भी रिलीज किया। थैंक यू। बड़े पत्थर की पालना ली। परिपत्र की पालना की तो यहाँ जारी है। परिपत्र की पालना अक्षरशः करनी है, और किसी को कोई